Okay, so hello everyone, this is lecture number 6 of structure of atom और यहाँ पर हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रख रहे हैं। हमने पिछली क्लास में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ये कहती है कि आपके जो लाइट कोई बॉडी एमिट करती है तो वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में, यानी क्वांटाइज बोलते हैं स्टेप्स को, तो किसी स्टेप्स में आपके उसको निकालती है। जैसे मैं एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन पूछूं, यहां से आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। इमेजिन द सिचुएशन कि हम एक ऐसे सिनेरियो में रह रहे हैं, सपोज करिए जैसे नोटबंदी हुई थी, ठीक, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो वहां पर आपके बड़े डिनोमिनेशंस के नोट बैन कर दिए गए थे। हाइपोथेटिकल सिनेरियो है कि कंट्री में सिर्फ 10 रुपए का नोट चलता हो, 100 रुपए का नोट नहीं है, 1 रुपए का नोट नहीं है, 50 पैसा तो ऑलमोस्ट डिफंक्ट हो गया है, 500 नहीं है, 2000 का नोट नहीं है, सिर्फ 10 रुपए का नोट है, एक ही नोट चल रहे हैं पूरे कंट्री में, 10 रुपीज के ही नोट है, दैट्स इट। और पेपर करेंसी है, कोई आपके गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, ये सब कुछ भी नहीं है, तो हार्ड करेंसी है, बस 10 रुपीज के डिनोमिनेशन के नोट है। तो अब अगर ऐसा है, मैं आपसे नॉर्मल हाइपोथेटिकल सिनेरियो पूछ रहा हूं, मैं सपोज करिए मार्केट में आम लेने जाऊं, ठीक, तो मुझको अगर 60 रुपए देने आम वाले को, तो मैं कैसे दूंगा? हाँ भाई अभयवास ने बताइए, 60 रुपए कैसे दूंगा? सर 10 के 6 नोट्स दे देंगे। 10 के 6 नोट्स दे देंगे, वेरी गुड। एक और बात भी यहाँ से कॉमन सेंस निकलेगी, वो ये कि हर चीज की कीमत 10 रुपए के मल्टीपल में होगी। आप समझ रहे हैं ना? इसके बहुत फार रीचिंग इम्प्लीकेशन होंगे। किसी चीज की कीमत 25 रुपए हो सकती है, बताइए। नो सर। हाँ भाई दृश्य, 25 रुपए हो सकती है कीमत? नो सर। मैम 2 10 वाले दे दूं, एक 10 वाला फाड़ के दे दूं, बताइए। सर फिर वो भी सामान वापस ले लेगा। सामान वापस ले लेगा। देखिए कितनी अच्छी बात कही इन्होंने कि सामान वापस ले लेगा। तो हर चीज की कीमत 10 रुपए के मल्टीपल में ही होगी, क्योंकि नोट ही वही चल रहे हैं, 10 रुपए के चल रहे हैं। तो इसको हम बोलेंगे कि हमने जो 10 रुपीज है वो क्वांटाइज्ड कर दिए हैं, 10 रुपीज दे हैव बीन क्वांटाइज्ड, कि हर चीज अब 10 रुपए के मल्टीपल में है। किसी को मुझे 100 रुपए अगर देने हैं, तो ये नहीं कि मैं 100 का नोट निकाल के दूंगा, होगा ही नहीं। 10 10 10 10 10 10 ऐसे में 10 नोट दूंगा, तब कहीं जाके उसके पास 100 रुपए होंगे, और हर चीज 10 रुपए के मल्टीपल में होगी। ये चीज समझ में आ रही है या नहीं? भाई बहुत ही लेमैन एग्जांपल दे रहा हूँ, 10 रुपीज क्वांटाइज्ड अब होते हैं, तो ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं, बताइए प्लीज। जी सर। यस सर। अब इसी लाइंस पे हम अपना डिस्कशन नॉर्मल स्टार्ट रखते हैं। ये देखिए कि जो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी, जो बात कही गई थी, वो भी यहाँ बोल रहे थे कि यार एनर्जी भी जो कोई एब्जॉर्ब करता है या एनर्जी फेंकता है, तो वो भी क्वांटाइज्ड है, वो भी क्वांटाइज्ड है। कैसे क्वांटाइज्ड है? कि हर जो आप एनर्जी फेंक रहे हैं या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, वो दैट इज गिवन बाय E बराबर h न्यू। हर एनर्जी का एक छोटे पार्टिकल है, और हर किसी के एक पार्टिकल की, एक फोटोन की ये एनर्जी है, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन, एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। यानी बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिए, लेट अस से, समझाने के लिए बता रहा हूं, समझाने के लिए, लेट अस से कि इसकी जो एनर्जी है वो 0.5 जूल्स है, निकल कर आ रही है। लेट अस से जो इसकी एनर्जी है 0.5 जूल्स है, एक फोटोन की एनर्जी। तो अगर मुझको 5 जूल एनर्जी अगर बाहर फेंकनी होगी, एमिट करनी होगी, तो फिर मेरे पास में क्या रास्ता होगा? 5 जूल एनर्जी में बाहर कैसे फेंकूंगा, कैसे फेंक सकता हूं? मेरे पास एक फोटोन की एनर्जी है 0.5 जूल, तो 5 जूल एनर्जी में बाहर कैसे फेंक सकता हूं? प्रत्यक्ष गुप्ता बताइए। सर 5 फोटॉन्स होंगे जब। सर क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? 0.5 जूल। 5 जूल, 0.5 जूल।
और मुझे 5 जूल एनर्जी बाहर फेंकनी है, और उसके लिए मुझे यही नहीं फोटॉन्स की हेल्प लेनी है, तो मैं 5 जूल कितने फोटोन बाहर फेंकूंगा कि 5 जूल एनर्जी बाहर फेंक दूंगा? सर आपको, आपके पास में 10 रुपए के नोट थे, आपको 50 रुपए किसी को देने थे, तो कैसे देंगे 50 रुपए? आप बताइए। प्रत्यक्ष आवाज आ रही है या नहीं? अनुष्का शर्मा आप बताइए। अनुष्का शर्मा, कैन यू हियर मी? 10 protons. हाँ, 10 प्रोटॉन्स। Photons, इन्होंने बोल photons, दिया photons. 10 फोटॉन्स, राइट आंसर। या फिर जो है वो क्या कहते हैं, 50 रुपए देने थे और 10-10 रुपए थे, तो 5 नोट देता, तो यहाँ 10 फोटॉन्स। वेरी गुड आंसर। 5 डिवाइडेड बाई 0.5 यानी कितना हो गया? 10 फोटॉन। ये कुछ बात समझ में आ रही है? बताइए अनुष्का, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, तो यही हमने भी यहाँ पर, यही हम कहना चाह रहे हैं। ठीक, ये देखिए अनुष्का, 4th पॉइंट पढ़िए। 4th पॉइंट पढ़िए, क्या लिखा हुआ है? A body can absorb or emit energy only in integral multiple of h h nu, nu, हाँ, 2h 2h nu, nu, 3h 3h nu, nu, etc. etc. It cannot emit or absorb fractional values of h nu. हाँ, इसको मैम कोरिलेट करिए कि यदि हम एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं जहां 10 रुपए के ही नोट चलता है और कोई चलता ही नहीं है, तो वहां हम इसको बिल्कुल ऐसे ही बोल रहे हैं कि कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी पर्सन 10 रुपए के मल्टीपल में ही किसी को पैसे दे सकता है और 10 रुपए के ही मल्टीपल में किसी से पैसे ले सकता है। वो किसी को 25 रुपए नहीं दे सकता। जैसे कि मैंने अभी इनसे मजाक में कहा कि यार 2-2 10-10 रुपए के नोट दे देना और एक 10 रुपए नोट फाड़ के दे देना, तो इन्होंने भी मजाक में जवाब दे दिया कि सामान वापस हो जाएगा, सामान वापस ले लेगा वो आपसे, आपसे वो आप परचेज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप 10 का नोट फाड़ के देंगे तो वो बात बनने वाली नहीं है। तो इसी चीज को तो मैम यहां पर बोला गया है, इट कैन नॉट एमिट और एब्जॉर्ब फ्रैक्शनल वैल्यू ऑफ एच न्यू, यानी एक फोटोन की भी जो एनर्जी है उसके आप फर्दर टुकड़े नहीं कर सकते। कुछ बात समझ में आ रही है? यस सर। हाँ भाई जेबा बताइए, कुछ बात समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, तो ये हमने पॉइंट लिखे थे चारों, ये पॉइंट हमने चारों लिखे थे। ठीक, ये पॉइंट्स हमने लिखे थे, ये पॉइंट्स लिखे थे हमने कि भाई जो रेडिएंट एनर्जी है वो एमिट या एब्जॉर्ब कंटिन्यूअसली नहीं हो रही, बल्कि छोटे छोटे पैकेट डिसकंटिन्यूअस, 1 फोटोन, 2 फोटोन, 3 फोटोन, 4 फोटोन, 5 फोटोन, 6 फोटोन, ऐसे करके अलग अलग करके निकल ली है। हर फोटोन की एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो मतलब लाइट के लिए टर्म फोटोन यूज किया जा रहा है, और फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल तो एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो इक्वल टू आएगा E बराबर एच न्यू। E बराबर एच न्यू। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। एच इज नोन एज प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट की हमने वैल्यू भी लिखवाई थी। फिर 4th पॉइंट, जैसे कि अनुष्का ने बताया, अ बॉडी कैन अब्सॉर्ब और एमिट एनर्जी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि कोई भी पर्सन किसी से पैसे दे सकता है या किसी से पैसे ले सकता है इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 10 रुपीज, क्योंकि वहां वही नोट चल ले, 10 के नोट ही चल ले। तो वही बात हमने यहाँ पर भी बताई गई, यही वही बात हमने यहाँ पर भी बताई। अब उस फॉर्मूले को जो हमने लिखा हुआ है, ये चारों पॉइंट्स कल की क्लास के हैं, ये चारों पॉइंट्स कल की क्लास के हैं, तो आई होप कि ये चारों पॉइंट्स लिख लिए गए होंगे। बताइए, लिखे ये पॉइंट, लिखे या नहीं? Yes, sir. लिख लिए थे, Point. कल ही सर। हमने लिख लिए थे। अगर किसी का कोई रह गया हो पॉइंट तो वो लिख ले, अदरवाइज जहां तक इफ आई क्लियरली रिमेम्बर, ये चारों पॉइंट हमने कल लिख लिए थे, राइट? यस सर। ठीक, सब सारे बच्चों ने लिख लिए थे? Yes, sir. Yes, चलिए, sir. बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब देखिए, इसको हम अगर थोड़ा सा और समझ के, इससे पहले कि हम इसके क्वेश्चंस करें, तो हम ये देखें कि ये देखिए, एनर्जी का फॉर्मूला है एच न्यू। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी। वो लाइट के सोर्स की जो जो आपके निकल रही है उसकी फ्रीक्वेंसी,
बट न्यू के लिए हमारे पास में रिलेशन है कि वो लाइट जहां से सोर्स अपना निकाल रही है, तो C बराबर न्यू इंटू लैम्डा ये होता है। तो इस न्यू की जगह मैं ये भी लिख सकता हूं C बाई लैम्डा। तो एनर्जी का एक और फॉर्मूला हो जाएगा, एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ लाइट H इंटू C बाई लैम्डा। तो ये वाला फॉर्मूला भी लिख लेंगे क्योंकि H भी कांस्टेंट है, C भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा पे डिपेंडेंसी आ जाएगी। एक तो हमने फ्रीक्वेंसी वाला तो सभी ने लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला भी लिख लें। ये तो कल ही लिख लिया था, ये E बराबर HC बाई लैम्डा, ये भी नोट डाउन कीजिए, वेयर C इज द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि लाइट के फोटॉन्स की बात हो रही है, तो C इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट लिखिए। सर जी जी बताइए। सर ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहीं ना कहीं वेव थ्योरी पर ही दी गई थी। ठीक, नहीं नहीं, देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने ये कहा था कि एब्जॉर्प्शन और एमिशन जो हो रहा है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स की फॉर्म में हो रहा है। बट नेचुरल सी बात है कि इन्होंने जो जहां से ओरिजिन हो रहा है लाइट का, उसकी कुछ वेवलेंथ है और उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी है, उसको तो इन्होंने यूज किया ही था कि ये जो सोर्स लाइट का जो सोर्स है, जो लाइट एमिट हो रही है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। बट ये कह रहे थे कि जो एनर्जी वगैरह है उसका लेना देना उसकी फ्रीक्वेंसी से है, जो कि वेव थ्योरी ये कह रही थी कि एनर्जी का कोई लेना देना नहीं है फ्रीक्वेंसी से, मगर इन्होंने कोरिलेट किया। मगर इसका मतलब ये नहीं कि इनकी कोई अलग आइडेंटिटी नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही बात पकड़ी कि कहीं ना कहीं वेव थ्योरी से ली गई थी। इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की कैरेक्टरिस्टिक को तो इस्तेमाल किया है, बट इनकी आइडेंटिटी अलग इसलिए बनी है कि इन्होंने ये कहा कि जो लाइट है उसकी एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, और इसलिए इन्होंने कहा कि मैं तो उसको अलग अलग टाइप के क्वांटा से मान रहा हूं, कोई कंटिन्यूअस नहीं मान रहा, डिस्क्रीट मान रहा हूं। देखिए इनका अच्छा क्वेश्चन इसलिए है, इन्होंने एक हल्की सी बात कही, इंडिकेट किया, पता नहीं दूसरे लोग समझ पाए या नहीं पाए, कि इनका क्वेश्चन ये है कि आप ले दिए कि आ तो गए फ्रीक्वेंसी पे, वेवलेंथ पे, C बराबर न्यू लैम्डा पे, तो ये तो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में भी पढ़ा रहे थे, तो यहाँ पर ये ऐसी कौन सी नई बात हो गई? तो देखिए सर, नई बात ये है कि अगर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की ही मानते रहते ना, तो एनर्जी का कोई फ्रीक्वेंसी से लेना देना ही नहीं होता, इसलिए नई बात है। ओके सर। ये लिखा, नोट डाउन किया? यस सर। Yes, सारे sir. बच्चों ने नोट डाउन किया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब ये देखिए, अगर ये वाली चीज हमने ऐसे करके लिख ली है, तो हम इसको एक और भी फॉर्म में लिख सकते हैं। बहुत चालाकी है। देखिए पहले, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि एनर्जी प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। ये चीज समझ में आ रही है? ये चीज समझ में आ रही है? हाँ भाई, ये चीज समझ में आ रही है? अन्वेषा, अन्वेषा ये चीज समझ में आ रही है? Yes, sir. चलिए, फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि एनर्जी जो होगी फोटोन की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी वेवलेंथ के, यानी जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी उतनी कम एनर्जी होगी, क्योंकि H और C तो कांस्टेंट है। ये चीज समझ में आ रही है? बताइए। यस सर। Yes, sir. यस सर। फिर अब देखिए, बहुत चालाकी से हम काम कर रहे हैं। हमने अभी ये दोनों, ये वाली, ये इनका फिजिकल मीनिंग ऐसे करके लिखा है, इसको जल्दी से नोट डाउन करिए। एनर्जी ये तो पहले ही लिखा हुआ था, बट अब हम उसको एब्जॉर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है उतनी ज्यादा आपके एनर्जी होगी, या फिर जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतनी कम एनर्जी होगी। जितनी ज्यादा वेवलेंथ है उतनी कम एनर्जी होगी। ये चीज नोट डाउन करिए। डन सर। ठीक, अब देखिए चालाकी से हम ये भी लिख सकते हैं, E बराबर HC बाई लैम्डा, और कल की क्लास में ही हमने बताया था कि 1 अपॉन लैम्डा क्या होता है?
वेव नंबर। Yes, sir. तो बड़ी चालाकी दिखाई मैंने, और मैं ये एनर्जी ऑफ फोटोन को मैं ये भी लिख सकता हूँ, Yes, sir. एच सी 1/λ की जगह वेव नंबर लिख दिया। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे ट्रिक्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट जो कि हम अभी से ही अपने आप को शार्पन कर रहे हैं। ये चीज समझ में आ रहा है? Yes, sir. लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिए सर, ये भी लिखिए, जल्दी से लिखिए। लिखा? यस Yes, सर। sir. चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब एक क्वेश्चन देखिए, इस पे क्वेश्चन हो जाए, क्वेश्चन हो जाए, एक सवाल कर लेते हैं। यूनिट्स का हमको ध्यान रखना होगा। वैष्णवी यादव, क्वेश्चन पढ़िए। Calculate energy of one photon of UV light of lambda equal to 100 nanometer. हाँ मैम, लैम्डा तो एक सिंबल है, लैम्डा एक्चुअली में क्या है? Wavelength. हाँ, तो वेवलेंथ 100 nm भी आपने बोल दिया, नैनोमीटर। बहुत बढ़िया। तो जल्दी से सवाल कर लिए। प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू धीरे धीरे याद हो जाएगी, 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। बट आई गेस इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, ये कल की क्लास में हमने बताई थी या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो Yes. उसकी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। जरा निकालिए एनर्जी, जल्दी से बताइए मुझे। चलिए भाई वैष्णवी करिए। अभी तबीयत ठीक है? अभी Sir, नहीं। नहीं? चलिए ठीक है, जब ठीक हो जाए बता दीजिएगा, तब टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक? Sir, 5 into 10 to the power 17. 5 इंटू 10 की पावर 17 क्या? Sir, joule second. Photon की एनर्जी। चलिए देखते हैं। (6.626 into 10⁻⁻19 क्या यूनिट तो बताइए सर। joules? चलिए देखते हैं, बाकी लोग भी कर लें। बताएं भाई, एक दो लोग और आंसर बताएं। Sir, Sir, 1.98 into 10 78 to into 10 to the power minus minus 18. चलिए भाई Minus देखते हैं। वेरी Yes, गुड, yes, वेरी sir. गुड। एनर्जी का फॉर्मूला होता है एच न्यू। एच न्यू क्या होता है? एच सी बाई लैम्डा। ठीक, ये हमने पढ़ा। अब यूनिट्स का ध्यान रखना है। देखिए एच 6.626 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। सी 3 इंटू 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। नैनोमीटर में है, बट जब आपको यूनिट का ध्यान रखना है तो इसको वेवलेंथ को भी 100 नैनोमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, क्योंकि ये भी तो मीटर में लिया हुआ है ना। ऊपर मीटर से मीटर कैंसिल करना है, तो इसको भी आपको मीटर में लेना होगा। अब जब मैंने ये कर लिया, तो अब फिर ये चीजें कैंसिल हुई। जब -19 ऊपर आएगा, तो ये -9 ऊपर आएगा, +9 हो जाएगा। तो 10 की पावर +9 इन मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 8, 10 की पावर 17 हो जाएगा। और ये तो -34 रहेगा, तो -34 + 17, ये बचा क्या रह जाएगा?
फिर 100 भी होगा तो ये 10 की पावर -7 रह जाएगा। तो ऊपर कैलकुलेशन करने का हर किसी का अपना अलग अलग मेथड रहता है, तो फिर ये चीजें बची हुई रह जाएंगी। फिर जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो थोड़ा सा और फर्क आएगा। ये 1.98 इंटू 10 की पावर -18 जूल्स, ये आ रहा है आंसर, ये आ रहा है आंसर, ये आ रहा है आंसर, ये आ रहा है आंसर। यही कई बच्चों का भी आ रहा था। ठीक, ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हाँ भाई तारिक पढ़िए क्या लिखा हुआ है। How many photons of light of wavelength is equal to 4000 picometer would provide 1 joule of energy? करिए 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 करिए। सर 4.9 इंटू 10 की पावर -17 4.9 इंटू 10 की पावर -17 जूल। सर आप पूछा है नंबर ऑफ फोटॉन्स, आप बता रहे हैं एनर्जी। Sir, 2 into 10 to the power 18. 2 इंटू 10 की पावर 18। चलिए देखते हैं भाई, देखते हैं। Sir, 2.01 into 10 raised to power 16. चलिए देखते हैं, एक आंसर का और वेट कर रहा हूँ, आ जाए तो फिर। सर 4.9 into 10 raised to power -23. 4.9 इंटू 10 की पावर -23, यानी इतने एक से भी कम फोटॉन सर। Sir, बताइए। 2.02 into 10 raised to the power 16. Sir, 2.01 into 10 raised to the power 16. Yes, Sir, 0.202 into 10 power -17. चलिए आइए देखते हैं भाई। ये नंबर ऑफ टोटल एनर्जी इज इक्वल टू NH न्यू। यहाँ N क्या होता है ये लिख लीजिए। N क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स रिलीज्ड, कितने फोटोन रिलीज हो रहे हैं। तो एक तो क्योंकि एच न्यू करके फोटोन निकलने से हमें 50 रुपए निकालने हैं, तो 10 के 5 नोट निकालने होंगे, वही वाली चीज आ गई। अब इसको फिर ऐसे करके लिख दिया NHC बाई लैम्डा।
टोटल एनर्जी 1 जूल की है, n नंबर ऑफ फोटॉन्स है, h की वैल्यू पता है, c की वैल्यू पता है, लैम्डा देखिए, लैम्डा को कन्वर्ट कीजिए, पिकोमीटर है, पिकोमीटर, 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है बताइए? 10 power minus 12 meter. वेरी गुड। अब वो मीटर में जब कन्वर्ट किया तो फिर वो इतना आ गया 4 × 10⁻⁹ मीटर। तो अब ये E तो एनर्जी है, n कितने फोटॉन निकालेंगे, क्योंकि एक फोटॉन की एनर्जी है, मगर हमें तो टोटल 1 जूल चाहिए, तो कितने फोटॉन बाहर फेंकने पड़ेंगे। तो अब ये कर दिया, देखिए। आई होप कि समझ में आ रहा होगा पब्लिक को। बताइए भाई, समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। Yes sir. ये देखिए, E बराबर NhC/λ, मुझे H पता है, मुझे C पता है, यूनिट के साथ में लिखा पहली बार तो मैंने, मुझे लैम्डा पता है, तो E बराबर NhC/λ। और जब ये किया, अब ये कैलकुलेशन वगैरह करी हमने, तो आप देखिए कि फिर ऑटोमेटिकली n की वैल्यू निकल कर आ गई। ये आ गया रफली 2.01 × 10⁻16 फोटॉन। 2.01 × 10⁻16 फोटॉन, ये आ रहा है आंसर। 2.01 × 10 की पावर। यूनिट का बड़ा ध्यान रखना है, कहीं पे भी आप कैलकुलेशन मिस्टेक करेंगे, गड़बड़ी करेंगे। ये मैं फाइनल इक्वेशन जो सेट होके आई हुई है वो ये वाली है। अगर किसी भी बच्चे को कोई कंसेप्चुअल डाउट हो, कोई चीज नहीं समझ में आ रही हो, कोई और प्रॉब्लम हो, तो प्लीज बताइए। वो समझ में ही नहीं आ रहा है तो प्लीज बताइए। भूमिका आपको आया समझ में? भूमिका बताइए, पक्का? यस सर। चलिए चलिए, आफिया आप बताइए। यस सर। अनुष्का शर्मा? Yes, sir. चलिए चलिए। दीपाली? यस सर। कनुप्रिया? यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात। ओम प्रकाश? यस सर। तारिक मिर्जा? Yes sir. चलिए, E बराबर NhC/λ। यहां से हमने n निकाल लिया, n की ये वैल्यू आ रही है। कैन वी मूव अहेड? Yes sir. यस सर। वेरी गुड। अब यहां जरा जो है वो क्या कहते हैं कि ये एक होमवर्क के क्वेश्चन नोट डाउन कर लीजिए। आज काफी होमवर्क मिल जाएगा, काफी होमवर्क मिल जाएगा आज। सो प्लीज नोट डाउन दी होमवर्क क्वेश्चन। ये तो अभी क्लास वर्क है, चलिए लास्ट क्वेश्चन क्लास वर्क का कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलिए, कार्तिक वाशने क्वेश्चन पढ़िए। कार्तिक समझ में आए? वो दोनों सवाल समझ में आए कार्तिक? हाँ सर, आ गए। वेरी गुड, क्वेश्चन पढ़िए। A 100-watt bulb emits monochromatic light of wavelength 400 nanometer. Calculate the number of photons emitted per second by the bulb. ठीक, 100 वॉट का बल्ब है, वो जो लाइट है, मतलब बल्ब से लाइट जो जल की निकल कर आ रही है, उसकी वेवलेंथ है ये। मोनोक्रोमेटिक मतलब एक ही वेवलेंथ फेंक रहा है वो। मोनो का मतलब होता है 1, 400 नैनोमीटर की। अब फिर पूछा है कि कितने फोटॉन्स एमिट कर रहा है वो हर सेकंड। सर 2.01 × 10⁻20 फोटॉन। चलिए, हाँ भाई कार्तिक समझाइए यार, क्या करेंगे, कैसे करेंगे कार्तिक?
सर पहले एनर्जी निकाल लेंगे, फिर सर 100 से कैसे? डिवाइड कर देंगे। अच्छा, एनर्जी निकाल लेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। सर ये बताइए कि ये वॉट जो होता है, ये हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है सर, 1 वॉट किसके बराबर होता है? वॉट तो सर पावर की यूनिट है ना, बताइए। यस सर। तो 1 वॉट किसके बराबर होता है? एनर्जी इनटू टाइम। एनर्जी इनटू टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम? एनर्जी अपॉन टाइम। तो अब फिर ये कितना हो जाएगा बताइए? 100 वॉट का बल्ब का मतलब कि वो 100 जूल की एनर्जी फेंक रहा होगा कितने समय में? 1 second. 1 सेकेंड। 100 जूल की एनर्जी वो फेंक रहा होगा कितने समय में? 1 सेकंड। कुछ बात समझ में आ रही है कार्तिक? यस सर। तो अब तो सर, अब तो फिर गेम आसान हो गया कि 100 जूल की एनर्जी वो 1 सेकंड में फेंक रहा है, तो हमको भी तो यही चाहिए ना कि 1 सेकंड में कितने फोटोन फेंक रहा है। तो हमको उतने नंबर ऑफ फोटोन चाहिए कि 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकले। बताइए 1 सेकंड में कितनी एनर्जी निकले? 100 जूल। 100 100 जूल। joules. तो यहां से निकाल लेंगे एन। बताइए ये एन क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकंड। कुछ आई बात समझ में कार्तिक या नहीं? आ गई सर। मुझे भी समझा दीजिए, मुझे नहीं आई। बताइए, एक्सप्लेन करिए मुझे। सर 100 वॉट में एन नंबर्स ऑफ फोटॉन्स 100 जूल्स पर एनर्जी एमिट करेंगे। हाँ देखिए, पहले तो 100 वॉट को समझिए। 100 वॉट का मतलब होता है 100 जूल की एनर्जी हर सेकंड फेंक रहा है बल्ब। समझ रहे हैं ना? हाँ। तो वो अब वो एनर्जी जो फेंक रही है बाहर, वो तो जो आपकी जो एनर्जी बाहर फेंकी जा रही है वो उसका लेना देना है वो फोटॉन्स से। तो अब एक एक फोटॉन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा है, तो एन फोटॉन्स की एनर्जी एन इंटू एच सी बाई लैम्डा है, और वो 100 के बराबर होगा। इट इज जस्ट लाइक दिस। वही वही जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछता कि यार 100 रुपए किसी को मुझको देने हैं और मेरे पास 10 रुपए के ही नोट चल रहे हैं मार्केट में, तो कितने नोट दें? बताइए कैसे निकालेंगे आप? 10। 10 कैसे निकाला? 100 डिवाइडेड बाय 10। हाँ, तो 100 डिवाइडेड बाई 10। तो वैसे यहाँ पे क्या है कि 100 जूल की एनर्जी बाहर फेंकनी है और एक फोटोन की एनर्जी कितनी है? सी बाई लैम्डा। तो 100 को एक फोटोन की एनर्जी से डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ फोटोन निकल के आ जाएंगे। कुछ आई बात समझ में? ठीक है सर। चलो, नहीं अगर नहीं आई तो बताइए। नहीं सर, आ गई। चलिए, चलिए भाई, ये होमवर्क नोट डाउन करिए। होमवर्क एनसीईआरटी का होमवर्क है, नोट डाउन करिए। 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.10, 2.11, 2.44, कुछ तो इनमें से पहले भी दिए हुए थे। 2.45, 2.46, 2.47। ये दोनों थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बट तब भी मैं उम्मीद करता हूँ कि थोड़े बहुत शायद कर पाए आप। 2.48, 2.49। इस चैप्टर में पीछे बड़े सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो कोई बात नहीं, हम भी कर लेंगे। 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 ये चल रहे हैं सब यहाँ से।
सर जी बताइए। सर आपने अभी जो क्वेश्चन दिया था उसमें स्पेसिफिकली मोनोक्रोमैटिक लाइट क्यों लिखा था? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये मोनोक्रोमैटिक लाइट क्यों लिखा हुआ था। मैम मोनोक्रोमैटिक लाइट इसलिए लिखा गया था कि ये सारे के सारे फोटोन जो निकल कर आए हैं उन सब की वेवलेंथ क्या है, यही वाली। अब आप खुद सोचिए, जब आप आंसर निकालेंगे तो एन की बहुत हाई वैल्यू आएगी ना निकल के। यस सर। तो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ फोटॉन निकल कर आ रहे हैं, बट उन्होंने स्पेसिफाई इसलिए करना जरूरी समझा कि देखो जो सारे फोटॉन्स आ रहे हैं उन सबकी वेवलेंथ क्या है, सेम। हाँ सेम वेवलेंथ है, इसीलिए बस लिख दिया था उन्होंने। ठीक है, ओके सर। चलिए चलिए। तो ये होमवर्क वाले क्वेश्चन थे, ये नोट डाउन किया आपने होमवर्क वाले क्वेश्चन। अगर बुक हो Yes, पास sir. में तो बुक में कर लीजिए, वरना ऐसे ही यहीं पे साइड में क्वेश्चन लिख लीजिए। ये सब करने होंगे, ये सब करने होंगे, ये सब करने होंगे। और इन क्वेश्चंस की डेडलाइन है, इन क्वेश्चंस की डेडलाइन है 2 PM, 2 PM वेडनेसडे, 2 PM वेडनेसडे। आज है ट्यूसडे, 2 PM वेडनेसडे, 2 PM वेडनेसडे, 2 PM वेडनेसडे। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक, कॉपी पे करने हैं क्वेश्चंस, आराम से अपनी कॉपी पे करने हैं और उनकी फोटो खींच के भेज देनी है। हाँ भाई दृश्य, क्या डेडलाइन है जरा बता दीजिए सबको एक बार। 2 PM वेडनेसडे। वेडनेसडे, अ वेडनेसडे। ठीक है, चलिए। अब यहां पर ये हमारे क्वेश्चंस थे। वेव थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया गया, वेव थ्योरी को क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि वेव थ्योरी जिसमें क्रॉस लगा हुआ है, वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग जो एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही थी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पे, तो इसीलिए ये रिजेक्ट कर दिया गया। साइड में ये भी लिख लेंगे, ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो पक्की पार्टिकल नेचर पे बेस्ड है। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो कि हमने पढ़ी है, ये किस पर बेस्ड है? इसने लाइट को क्या माना है? पार्टिकल। तो जो शुरुआत में प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी लिखी हुई है, तो वो लिख लेंगे बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये चीज आपको समझना जरूरी है, बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सर तो मतलब पहले प्लैंक्स थ्योरी ये कहती थी कि लाइट का डुअल नेचर है, और उसके बाद फिर जब ये पता चला नहीं कि नहीं 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 नहीं, ये हमने फिर से रेट्रोस्पेक्टिवली बताया है। प्लैंक्स थ्योरी कभी ये नहीं कह रही थी कि लाइट का डुअल नेचर है, प्लैंक्स थ्योरी तो पार्टिकल नेचर ही कह रही थी। ये हमने ये बात बताई है मैम कि कई सारे ऐसे फिनोमिना है, रेट्रोस्पेक्टिवली आज हम खड़े हुए हैं प्लैंक्स थ्योरी के आने के बाद, ये हमने बताया है कि कई ऐसी बातें हैं जो वेव थ्योरी से एक्सप्लेन हो पाती हैं, नेचर के फिनोमेना लाइट के, और कई ऐसी बातें हैं जो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन हो पाती हैं। तो मैम ये सारी जो बातें हैं इनमें हम क्या यूज करेंगे? प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी। एक तो एग्जाम्पल हम अभी देखेंगे, जैसे अभी मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाने जा रहा हूं, तो उसमें हम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। बात ये हो रही है यहाँ। तो सर फिर हमने एनर्जी निकालने के लिए वहां फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जो वेव में इंक्लूडेड है। नहीं 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 सर, नहीं, वो तो देखिए एनर्जी निकालने के आप ये आपका पहले भी क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था। एनर्जी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करना का ये मतलब ये नहीं कि हमने
जो है वो लाइट को वेव मान लिया। आप खुद सोचिए कि ये कह रहा है कि एनर्जी का आदान प्रदान, एक्सचेंज डिस्क्रीट वैल्यू के साथ में हो रहा है, छोटे छोटे पैकेट्स निकल रहे हैं, कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो ये सब तो वेव की कैरेक्टरिस्टिक थी कि कंटिन्यूअस अब्जॉर्प्शन हो, और ये भी वेव की कैरेक्टरिस्टिक थी कि एनर्जी एम्पलीट्यूड, जो ये वेव का एम्पलीट्यूड है, इसके स्क्वायर के पे डिपेंड करे। तो ये सब तो हमने रिजेक्ट कर दिया, ये सब तो हमने रिजेक्ट। हम ये नहीं कह रहे कि लाइट वेव हो नहीं सकती है, हम ये कह रहे हैं कि जब एनर्जी एमिट हो रही है लाइट की फॉर्म में, तो उसको आप पार्टिकल मानिए, छोटे छोटे फोटॉन्स मानिए, और उसकी एनर्जी फोटॉन्स के रूप में आप इमेजिन कराइए। एज फार एज दिस वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इज कंसर्न, तो ये तो जो लाइट का जो सोर्स था, जहां से ये निकल रही थी, जहां से निकल रही थी लाइट, ये उसकी फ्रीक्वेंसी और उसकी वेवलेंथ है। हम निकालने के लिए जरूर जो है वो एनर्जी निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जरूर इस्तेमाल कर रहे हैं, बट जो बड़े फैसले हैं जैसे कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एमिशन, उसमें हम साफ साफ मान रहे हैं कि फोटॉन्स की तरह काम हो रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं हो रहा, बल्कि डिसकंटिन्यूअस। डिस्क्रीट का मतलब होता है डिफरेंट, अलग अलग, डिस्क्रीट का मतलब होता है डिफरेंट, डिफरेंट। तो यहां पर जो बड़ी बातें, उसमें तो हम उनको उसका पार्टिकल नेचर ही मान रहे हैं, कंटिन्यूअस नेचर नहीं मान रहे। सिर्फ C बराबर न्यू लैम्डा रिलेशन का यूज कर लेने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि हमने हथियार डाल दिए और लाइट को वेव मान लिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये C बराबर न्यू लैम्डा तो सर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। ये इसको लेने का मतलब ये थोड़ी कि हमने अपने हथियार डाल दिए और लाइट को वेव मान लिया। कुछ समझ रहे हैं आप? कल इसीलिए डेरिवेशन भी बताया था सर इसका, वेव का, क्योंकि एक्चुअल में तो लाइट का डुअल नेचर है। तो यहां पर जो डोमिनेंस ले रहा है वो उसका पार्टिकल नेचर ले रहा है। हम एनर्जी का एक्सचेंज पार्टिकल की फॉर्म में मान रहे हैं। और मोर इंपॉर्टेंटली रिजेक्शन का जो सबसे बड़ा पॉइंट है वो तो ये लिखना है कि वेव थ्योरी अगर हम मानते, तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग तो एनर्जी का कोई फ्रीक्वेंसी से लेना देना नहीं है। एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल है बताइए? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो इसको तो हमने सीधे ही निग्लेक्ट कर दिया है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम तो यहाँ पार्टिकल नेचर की कसमें खा रहे हैं और ये वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग होता, ऐसा वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग होता। अभी ये मैं माहौल बना रहा हूं, सिर्फ ये एक छोटा सा पॉइंट लिख लीजिए कि वेव थ्योरी, आपको कोई क्रॉस लगाने की जरूरत नहीं है, आप तो न्यूट्रल रहेंगे। ठीक, आपके लिए तो दोनों थ्योरीज एक जैसी ही हैं, आप तो न्यूट्रल रहेंगे। बट वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होता कि फ्रीक्वेंसी का एज वेल एज वेवलेंथ का तो एनर्जी से कोई लेना देना नहीं होता। एनर्जी वहां पर एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती। अभी ये बात और क्लैरिटी आएगी अगले वाले उसमें। अगर नोट डाउन कर लिया हो तो बताइएगा। यस सर। सर जी बताइए। सर जो आपने होमवर्क क्वेश्चंस दिए हैं वो एक बार और दिखा दीजिए। सर होमवर्क क्वेश्चन तो बुक रखिए और नोट डाउन कर लीजिए सर, ज्यादा स्मार्ट वे तो वही होगा सर, या वीडियो में देख लेते सर अगर स्मार्टली। 2.45 के बाद 2.45 के बाद सर ये रहे। ये सर हो गया। चलिए भाई अपना डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। 1905 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स टू एल्बर्ट आइंस्टाइन। ठीक, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? आइए जरा हम इसको समझते हैं।
यही इसकी डेफिनेशन भी बन जाएगी, जो कि हमको थोड़ी सी लिखनी रहेगी, भले ही थोड़ी सी लंबी जरूर है बट लिखनी चाहिए। क्या है भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? ठीक, जरा इसको पढ़ते हैं। भूमिका पढ़िए। भूमिका पढ़िए भाई। भूमिका स्क्रीन दिख रहा है? रिचा पांडे प्लीज। Photoelectric effect is the phenomenon in which electrons are emitted from a metal surface when radiation of sufficient energy falls on it. Metals such as sodium, lithium, and potassium show photoelectric effect with visible light, whereas metals like zinc, magnesium, and cadmium show photoelectric effect with ultraviolet light. ठीक, तो आप ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट उन्होंने बताया है। हम ऑब्वियसली इतनी लंबी तो डेफिनेशन नहीं लिखेंगे, विल ट्राई टू कीप इट कंसाइज। तो हमारे लिए कंसाइज डेफिनेशन ये हो, जितने पोर्शन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। तो जल्दी से लिख लीजिए ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फिर इसको समझते हैं कि यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैं इधर करके ऐसे करके दिखा रहा हूं, फिर जब आप इतना पोर्शन लिख लेंगे तो फिर मैं साइड में जो है उसको वो कर दूंगा। Photoelectric effect is the phenomena in which electrons, photoelectric effect is the phenomena in which electrons are emitted Yes, sir, done. from a metal surface when radiation of sufficient energy falls on it. ये चीज लिख ली, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. चलिए चलिए चलिए। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर कि ये जैसे लाइट है। अब लाइट यहाँ इस मेटल सरफेस पर, ये मेटल का एक सरफेस है, लाइट इस मेटल सरफेस पे पड़ी तो यहां से हमने देखा कि ये मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लगे। इसी इलेक्ट्रॉन निकलने वाले उनको इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट भी किया गया। बाद में देखा गया कि भाई इलेक्ट्रॉन को जो कलेक्टर प्लेट थी वो भी देखा गया कि कैसे निकल रहे हैं। तो ये लाइट जब मेटल प्लेट पे पड़ती है और फिर वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, ठीक, उसी फिनोमिना को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। उसी फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। कुछ आपके जो है वो क्या कहते हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है यहाँ पर। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है? ये डेफिनेशन तो हम पहले ही लिख चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या लिखा हुआ है भाई? अनुष्का शर्मा पढ़िए। The ejected electron are called photoelectrons. Alkaline metal, earth metal emit electron easily. हाँ, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे होते हैं, यहाँ पे लाइट स्ट्राइक कर रही है और फिर यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल कर आ रहे हैं, मेटल से ही निकल कर आ रहे हैं, बट क्योंकि लाइट के टकराने पे कुछ निकल कर आ रहे हैं तो इसलिए वो फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। तो ये पॉइंट भी हमको लिखने वाला है। द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स
और दूसरा वो तो खैर उधर लंबा चौड़ा लिखा हुआ था कि कौन कौन दिखाते हैं, अल्कली मेटल्स जो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली लूज कर देते हैं, सिमिलरली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो भी रिलेटिवली इजीली लूज कर देते हैं, वही लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करने की ज्यादा टेंडेंसी रखते हैं। तो इस चीज को भी प्लीज नोट डाउन कीजिए। The ejected electrons are called photoelectrons. Alkaline earth metals emit electron easily. डन सर। चलिए अब देखिए जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हमने ऑब्जर्व किया कि भाई जो है वो मेटल से फोटोन इलेक्ट्रॉन निकले बाहर, जब जो है वो लाइट ऑफ सूटेबल फ्रीक्वेंसी उस पर स्ट्राइक करी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मगर कुछ इसमें हमने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस देखी, वो ऑब्जर्वेशन मैं समझाऊंगा अंडर द लाइट ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। बट वो ऑब्जर्वेशंस क्या थी और वेव थ्योरी उसमें कैसे फेल कर रही थी, वो हम देखेंगे कि वेव थ्योरी वाज अनेबल टू एक्सप्लेन दिस फिनोमेना। वो वाले फिनोमेना जो है वो प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी ही एक्सप्लेन कर पाई थी, और इसीलिए उसको फिर जो है वो हमने प्रेसिडेंस भी दिया। यांशु वाशने इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन का पहला पॉइंट पढ़िए सर। First point, for a particular metal, there exists a threshold frequency such that at frequency below threshold frequency, no electrons are emitted, no matter how large intensity is or how long radiation occurs. ये पहला पॉइंट है। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है मिनिमम वैल्यू। जैसे सपोज करिए बैंक अकाउंट में ये अक्सर वर्ड यूज होता है। बैंक अकाउंट में बोलते हैं कि भाई आप प्लीज मेंटेन थ्रेशोल्ड बैलेंस इन योर अकाउंट, कि आपको अपने बैंक के खाते में 5,000 रुपए रखने ही रखने। आईसीआईसीआई बैंक का रूल है कि भाई आपको अपने बैंक के अकाउंट में 10,000 रुपए रखने ही रखने, छोड़ने ही छोड़ने। वो थ्रेशोल्ड बैलेंस कहलाता है, मिनिमम बैलेंस कहलाता है। इससे कम अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तो आपके फिर पैसे कटने लग जाएंगे। ये उनका रूल है कि 10,000 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में रहने चाहिए। थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एक मिनिमम वैल्यू, यानी वो कंडीशनल वैल्यू कि इससे आपके कम नहीं होना चाहिए। अभी के लिए तो हम इसका वर्ड मिनिमम ही समझेंगे, मिनिमम वैल्यू। ये कहना चाह रहे हैं कि भाई एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, क्योंकि अगर उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, क्योंकि उससे कम फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी बहुत कम होगी। एनर्जी बहुत कम होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन बाहर जो है वो न्यूक्लियस से के चंगुल से बाहर निकल के नहीं आ पाएगा। नो मैटर हाउ लार्ज इंटेंसिटी, चाहे कितनी भी इंटेंसिटी आप उसको दे लेंगे और चाहे कितनी देर तक के रेडिएशन दे लेंगे, मगर वो बाहर आने वाला नहीं है। ऐसा क्यों हो रहा है, सब आइंस्टाइन ने समझाया, और इसको हम आगे देखेंगे भी कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। भाई पूरे जो आजकल मुझे नहीं मालूम, बट बहुत सारे ट्रेंड पकड़ा हुआ है, बहुत सारे लोग अपने घर में सोलर पैनल्स लगवा रहे, अपनी छत पे सोलर पैनल लगवा रहे, क्योंकि उससे फिर आपके इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बहुत कम हो जाता है। आपने भी देखा होगा अक्सर लोगों की घरों की छत पे पैनल लगे हुए, देखा है या नहीं? यस सर। यस सर। अक्सर लोगों ने देखा होगा अपार्टमेंट में लगे हुए, बिल्डिंग्स में लगे हुए, गवर्नमेंट बिल्डिंग में लगे हुए। लोगों ने अपने इवन घर पे भी लगवा रखे, सोलर पैनल लगवा रखे, कि भाई वो सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी उनको मिल रही है, सोलर पैनल। तो आपको क्या लगता है कि उसका वो किस पे बेस्ड है? सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जी हाँ, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड है वो।
सेकंड पॉइंट नंबर 2 यांशु पढ़िए। Second, maximum kinetic energy of photoelectron is directly proportional to frequency of incident beam but independent of intensity. हाँ ठीक। थर्ड पॉइंट पढ़िए। Third point, number of photoelectrons emitted per second is directly proportional to intensity of incident radiation but does not depend on frequency. ठीक। और लास्ट में जनरल, ये कोई पॉइंट नहीं है बट दूसरी बात बताइए, पढ़िए। These phenomena could not be explained by wave theory, according to which energy depends on intensity and not on frequency. ठीक। तो अभी ये सारे पहले ऑब्जर्वेशन के पॉइंट, इन्हीं को हमको समझना है। ये सारे ऑब्जर्वेशन के पॉइंट, ये तीनों पॉइंट लिखिए जल्दी से। ये तीनों पॉइंट लिखिए, नोट डाउन करिए। तीनों पॉइंट्स नोट डाउन कीजिए। Done, sir. सारे पॉइंट, तीनों पॉइंट लिखिए आराम से। एक एक को फिर समझना होगा अभी जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टार्ट करेंगे तो। Sir, done. चलिए, लिखा? सारे लोगों ने लिखा? यस सर। चलिए, अब देखिए लास्ट बात, ये बस ये सिर्फ ये भी लिख लेंगे लास्ट बात कि ये सारे फिनोमेना जो हैं वो वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। इंटेंसिटी क्या होती है ये मैं अभी बताऊंगा।
भाई लिखा, बताइए, आगे बढ़े। Yes, sir. यस सर। चलिए चलिए, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। अब आइए देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे काम होता है, कैसे कैसे जो है वो चीजें होती हैं। सपोज करिए हमारे पास में कोई एटम है, ये उसका न्यूक्लियस है, और ये अलग अलग शेल्स में इलेक्ट्रॉन है जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं। अब आपको मालूम है कि इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे किस टाइप कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और जो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स हैं, यानी न्यूक्लियस और न्यूट्रॉन्स भी है, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है, मगर प्रोटॉन्स पे चार्ज है। और कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है या नहीं होता है? Yes, sir. यस बिल्कुल अट्रैक्शन होता है। और इस अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड रहता है किसकी तरफ? न्यूक्लियस की तरफ। और इलेक्ट्रॉन को अगर आपको निकालना है, एटम से निकालना है, तो उसको न्यूक्लियस के चंगुल से छुड़ाना पड़ेगा। मतलब न्यूक्लियस उसको, इलेक्ट्रॉन को ऐसे नहीं जाने देगा, उसके लिए आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे, एनर्जी लगानी पड़ेगी। एनर्जी लगाकर ही आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। ये बात समझ में आ रही है? एनर्जी लगाकर ही आप इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पाएंगे। बिना एनर्जी के ये आप इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकाल सकते। ये बात समझ में आ रही है? यस। क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड है, और उसको न्यूक्लियस से अगर आपको खींच के निकालना है तो वो काम ऐसे नहीं होने वाला, क्योंकि इट इज जस्ट लाइक दिस कि कोई उसको अपनी तरफ खींच रहा है, आप इसको कह रहे पुल करके इसको बाहर ले जा रहे हैं, चल भाई चल तू बाहर चल। वैसे काम तो नहीं होने वाला। आपको खींचने के लिए अपनी तरफ से एनर्जी देनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, तब ये कहीं बाहर आ पाएगा। कुछ बात समझ में आई? यस सर। अब देखिए ये क्या चीज है, क्या चीज है, हम इसको कैसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए न्यूक्लियस ने इसको घेरा हुआ था, इस इलेक्ट्रॉन को घेरा हुआ था, और अगर हमें इसको बाहर निकालना है, मैं एग्जाम्पल के रूप में समझा रहा हूं, बाहर निकालना है तो हमको 4 जूल की एनर्जी इसको देनी पड़ेगी। जब फोटोन आएगा और फोटोन इससे टकराएगा, तो फोटोन टकराने के बाद में इस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा, वो इसको एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा। तो ये इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकलेगा, और निकलने में वो ये अपनी एनर्जी खर्च कर देगा, निकलने में वो एनर्जी अपनी ये खर्च कर देगा। अगर फोटोन की जो फोटोन जो इससे टकराया है इलेक्ट्रॉन से, और अगर उसके पास ये 4 जूल की एनर्जी नहीं हुई, इससे कम हुई, तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाएगा। वो जाएगा तो, मगर फिर थोड़ा सा बाहर जाएगा, 4 जूल से कम एनर्जी होगी, और वो वापस अपने इसी लेवल पर आ जाएगा, लौट के बुद्धू घर को आए, वो वापस नीचे आ जाएगा, वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो हम कभी फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर इजेक्ट होते हुए देख ही नहीं पाएंगे, और कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व कर ही नहीं पाएंगे। तो ये जरूरी है कि फोटोन जो इस इलेक्ट्रॉन से टकरा रहा है, उस टकराने वाले फोटोन की भी एनर्जी कितनी होनी चाहिए? एटलीस्ट कितनी एनर्जी होनी चाहिए? 4 जूल, ताकि जब वो इससे टकराए और अपनी एनर्जी फोटोन ट्रांसफर करे इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने में केपेबल रहे, उसके पास इतनी एनर्जी हो। अगर इतनी एनर्जी नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली, मान लिए कि 3 जूल की एनर्जी थी, तो कोई फायदा नहीं है। 3 जूल की ट्रांसफर करी, वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने की कोशिश भी करेगा, मगर पूरा निकल भी नहीं पाएगा, वापस से न्यूक्लियस उसको खींच लेगा, वापस से खींच लेगा, वापस वो वहीं पर आ जाएगा, हमें कभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा। अब यही जो इसी का करस्पॉन्डिंग है, जो मिनिमम एनर्जी है जो चाहिए एनर्जी निकालने के लिए,
मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए चाहिए, जो कि फिर फोटोन के पास में भी इतनी होनी चाहिए क्योंकि तभी निकलवा पाएगा, उसी को हम क्या बोलते हैं? वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। तो ये वर्क फंक्शन क्या चीज है? और इसके और अच्छे से इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। बट व्हाट इज वर्क फंक्शन? हाँ भाई, भौमिक वाश ने पढ़ी है, वर्क फंक्शन क्या है? Work function, minimum energy necessary to knock out most remote electron from a neutral gaseous atom or gaseous ion. हाँ, अब ये वर्क फंक्शन के बारे में भी लिखिए, क्योंकि अभी तो हम सिर्फ पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। इसको बहुत डिटेल में हम, जैसे पिछली क्लास में हमने जो है वो पॉइंट्स कलेक्ट किए थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के, और आज की क्लास में फिर उसको जरा समझा और सवाल किए। तो वैसे ही यहाँ पर भी हम वही काम कर रहे हैं कि अभी तो पॉइंट्स कलेक्ट कर रहे हैं। लिखिए वर्क फंक्शन क्या है? डन सर। चलिए, अब वापस कमिंग बैक टू दिस एग्जाम्पल, सपोज करिए कि जो हमारा फोटोन है, जो फोटोन इससे टकराया है, हम फोटोन की बार बार बात कर रहे हैं, फोटोन जो इससे टकराया है उसके पास में 7 जूल की एनर्जी होती। तो 7 जूल की एनर्जी जैसे इससे टकराता तो उसको ट्रांसफर कर देता पूरी पूरी 7 जूल की एनर्जी। अब 4 जूल तो ये निकलने में लगा देता, 4 जूल तो ये बाहर निकलने में लगा देता, मगर 4 जूल तो निकलने में लग गई, अभी भी 3 जूल बच गई। तो वो 3 जूल फिर क्या होगी? वो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ये 3 जूल फिर कहाँ नजर आएंगे? उनकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में। जो रिमेनिंग 3 जूल है, जैसे फोटोन के पास, ये देखिए ऐसे समझिए प्लीज, ऐसे समझिए, ये एक आया, ये लाइट आ रही है, ये आया लाइट का फोटोन। फोटोन का एक फोटोन है, उसके पास में 7 जूल की एनर्जी थी, वो टकरा रहा है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन से आके ये फोटोन भाई साहब टकराते हैं, तो ये अपनी पूरी एनर्जी ट्रांसफर कर देते हैं 7 जूल की इलेक्ट्रॉन को। निकलने के लिए, न्यूक्लियस के चंगुल से निकलने के लिए ही जो एनर्जी चाहिए वो 4 जूल है। तो 4 जूल तो भाई निकलने में खर्च हो गए। अब निकलने में खर्च हो गए, तो अब जब ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल कर आया, ये इलेक्ट्रॉन जब अब बाहर निकल कर आया, तो देखा कि भाई अब इस इलेक्ट्रॉन की 4 जूल तो निकलने में खर्च होगा, अब इस इलेक्ट्रॉन की कितनी एनर्जी है? 3 जूल्स। 3 जूल। 7 क्योंकि 7 मिली थी, 4 निकलने में लगा दी, 3 जूल। तो वो 3 जूल, फिर 3 जूल क्या रहेगी? 3 जूल क्या रहेगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड, यानी निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन। तो यही वाली जो मेन इक्वेशन दी थी, यही वाली मेन इक्वेशन के टकराने के बाद में इलेक्ट्रॉन निकले हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन 3 जूल, ये उसकी एनर्जी रहेगी। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन यही है। इक्वेशन जो है वो क्या कहते हैं कि इसी फॉर्म में, ये देखिए ऐसे करके, आप इक्वेशन को ऐसे करके लिखिए,
जो वर्क फंक्शन है वो डिफरेंट फॉर एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट के लिए वो डिफरेंट होता है। वर्क फंक्शन क्या है ये अभी हमने बताया, वर्क फंक्शन है जो अभी बताया। बताइए भाई अन्वेषा, वर्क फंक्शन की क्या डेफिनेशन लिखवाई, बताइए अन्वेषा। Minimum energy necessary to knock out most remote electron from a neutral gaseous atom or gaseous ion. हाँ, तो वो एनर्जी, क्योंकि वो तो जो वर्क फंक्शन है वो अभी लिखवाया, मिनिमम एनर्जी नेसेसरी टू नॉक आउट मोस्ट रिमोट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ न्यूट्रल गैसियस एटम और आयन। तो यहाँ पर ये मैम बात वही हो रही है, जो लिखवाई हुई बात है ना वो वही है कि यदि एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन 7 जूल रही होगी तो मिनिमम एनर्जी जो कम से कम निकलने के लिए ही चाहिए होगी वो तो आपके 4 जूल तो निकलने में ही निकल जाएंगे, बाकी जो 3 जूल जो बची रह जाएगी वो फिर क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। और अगर अब आप ये कहेंगे अच्छा मेरे तो इंसिडेंट फोटोन तो हम तो 4 जूल से भी कम का भी कराएंगे इंसिडेंट, तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही नहीं होगा, तब तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो ही नहीं पाएगा, तब तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ ही नहीं पाएगा। ये तो सक्सेसफुल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने के बाद की कहानी है कि भैया कम से कम 4 जूल तो कराओ, तब तो बाहर इलेक्ट्रॉन निकलेगा और उसकी कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आप 4 जूल से भी कम दे रहे हैं एनर्जी तो देर नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी का तो कोई कंसेप्ट है नहीं, और तब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी आपको नहीं मिलेगा देखने। ये लिखिए, ये भी इक्वेशन नोट डाउन करिए, फिर इसी पे अगली क्लास में हम काम करेंगे। नोट डाउन करिए। Done, sir. लिखा, नोट डाउन किया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब इसको ऑब्वियसली अभी कंसेप्चुअली तो हमने कहीं से भी नहीं समझा है, बस एक जो है वो क्या कहते हैं एक बेस हल्का सा बनाया है, और बहुत सारे क्वेश्चन ज्यादा होंगे अभी रादर देन आंसर्स। सो वी विल कंटिन्यू आवर डिस्कशन रिगार्डिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगली क्लास में हम अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ओके देन, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.